तमाम मुल्ज़िमों को उनकी कोठरियों के सामने जमा किया जा रहा था। मालूम हुआ नाश्ता मिलने वाला है। अभी मैं इसी शेषोपंज में मुब्तला था कि नाश्ता क्या होगा कि नाश्ता देने वाले भी नजर आ गए, जिन्हें देखते ही तमाम मुल्ज़िमान सिधाए हुए जानवरों की तरह जमीन पर औंधे लेट गए। मुझे भी उनकी देखा देखी वही पोजीशन इख्तियार करना पड़ी। उसके साथ ही हाय हाय की आवाज़ें बुलंद होने लगीं, क्योंकि तमाम मुल्ज़िमों को जो यहाँ ज़ेरे तफ्तीश थे सुबह होते ही 5-5 लितर मारे जाते थे। ये लितर कोई मामूली किस्म के नहीं होते थे, बल्कि यूं समझिए कि चमड़े की 2 तहों के अंदर लोहे की एक पथरी रखी होती थी, जिसे लितर का नाम दिया जाता था। नाश्ते से फारिग होकर हमें रफ़ा हाजत के लिए ले जाया गया, जिसका तरीका इतना बेहुदा था कि कलम लिखने से कासिर है। वापसी पर हमें एक जोहड़ के किनारे पहुंचा दिया गया, जिसके किनारे पर एक बड़ा सा दरख्त था, जिस पर बैठे परिंदों की गंदगी, दरख्त के पत्ते और मिट्टी वगैरह सब कुछ उसमें गिरा हुआ था, और जोहड़ नुमा तालाब का पानी गदला हो रहा था। यहाँ जानवरों की तरह औंधे मुंह चुक कर सिर्फ कुल्ली करने और हाथ धोने की इजाज़त थी। तालाब के पानी पर झुके हुए जब मैंने वहाँ नज़र आने वाली शक्लें देखीं तो वहशत सी होने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं इंसानों में नहीं बल्कि किसी चिड़ियाघर की मखलूक के साथ मौजूद हूँ। मुसलसल अज़ियतें बर्दाश्त करते करते वो लोग पागलों जैसी हरकत करने लगते थे। खौफ के मारे उनके रंग पीले हो रहे थे, हर किसी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। जिस्म के बाल बेतहाशा बड़े हुए, मैले कुचैले जिस्म पर खून आलूद और फटे हुए चेथड़ों के साथ वो लोग जानवरों की भी कोई बदतरीन नस्ल दिखाई देते थे। अगर किसी आम मुल्ज़िम को सिर्फ एक मरतबा नाश्ता और अशनान मिल जाए तो उसकी मजाल नहीं कि वो कोई बात यहाँ से छुपा कर ले जाए। अमृतसर इंटेरोगेशन सेंटर सारे भारत में अपनी सफाकी और दरिंदगी के लिए मशहूर है। किसी ज़ेरे तफ्तीश मुल्ज़िम का मर जाना यहाँ मामूल की कार्रवाई समझी जाती है। इख़बारात में इस सेंटर से मुतल्लिक ऐसी ऐसी अंदोनाक तफसीलात शाया होती कि इंसानियत खून के आंसू रोती थी। तमाम अजला के चुने हुए बदनाम और सफाक किस्म के तफ्तीशी अफसरान यहाँ लाए जाते और वो इंसान नुमा दरिंदे अजियत देने के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद करते कि जिनके जिक्र ही से रोंगटे खड़े हो जाएं। जिन सिपाहियों की ड्यूटी गिरफ्तार शुदगान को अजियत देने की होती उन्हें स्पेशल डाइट दी जाती थी और खसूसी हुक्म के ज़रिए खाने के साथ शराब भी पिलाई जाती थी। मुबादा उनके दिल में मार खाने वालों की आहजारी रहम का शैबा पैदा कर दे। मुझे मालूमात तो यहाँ के मुतल्लिक पहले ही से हासिल थीं, लेकिन इस मखसूस जगह को देखने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ था और उसे शफीद से कुछ ज़्यादा ही बदतर पाया। हमें वापस कोठरियों में बंद कर दिया गया और एक मर्तबा फिर पहले की तरह खाना दिया गया। अभी मैं खाने से फारिग हुआ ही था कि गार्ड आन पहुंची। मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर वो लोग मुझे एक अकूबत खाने में ले आए, जहाँ पत्थर की एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर दोनों हाथों को जकड़ने के लिए शिकंजे मौजूद थे। इस तरह एक लंबी पत्थर की मेज़ पर इज़ारसानी के मुख्तलिफ आलात रखे थे। एक कोने में टेप रिकॉर्डर रखा था, उसके साथ एक कुर्सी पर एक सिख इंस्पेक्टर बैठा था। कमरे के चारों कोनों में लाठी बरदार सिपाही खड़े थे जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। पहली नज़र में ये कमरा इस तरह का नज़र आया जैसा मैंने अक्सर फिल्मों में गस्टापो के तफ्तीशी मराकज़ में देखा था। मेरी हथकड़ी खोल दी गई और मुझे अंदर धकेल कर गार्ड वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं धक्का लगने से गिरा और उठ खड़ा हुआ। वहाँ मौजूद तमाम दरिंदे इस असना में मुझे घूरते रहे। क्या नाम है तुम्हारा? सिख इंस्पेक्टर ने बड़ी तरिश्तगी से पूछा। परवेज़, मैंने उखड़ लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपने जहन में तैयार शुदा प्लान के मुताबिक काम करना था। तुझे अफसरों से बात करने की तमीज़ नहीं, कहते हुए एक सिपाही ने मेरी पिंडलियों पर लाठी मारी। उसके साथ ही चारों दरिंदे मुझ पर टूट पड़े। जब उन्होंने जी भर के अपने अरमान निकाल लिए तो वो सिख इंस्पेक्टर जो इस असना में इस सारे तमाशे से बज़ाहिर लाताल्लुक़ बैठा रहा था, अपनी जगह से उठा। उसने मुझे सर के बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और जोरदार कौंसा मेरे पेट में मारा।
मैं सामने दीवार से जा टकराया। उससे पहले कि मैं ज़मीन पर गिरूं, उसने दोबारा मुझे बालों से पकड़ा और जोडू के मेहरों की तरह इस कदर ज़ोरदार लात मेरे पेट में रसीद की कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा पेट फट जाएगा। अज़ियत की एक लहर मेरी आंतों में दौड़ गई। मैंने चीखना चाहा लेकिन चीख न सका। उसी सिख इंस्पेक्टर ने मुझे धक्का देकर पत्थर की उस कुर्सी पर गिरा दिया और बिजली की तरह दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ कुर्सी के पायों से मुंसलिक शिकंजों में कस दिए। यही अमल उन्होंने मेरी टांगों के साथ दोहराया। मेरे मुंह से बमुश्किल कराहें निकल रही थीं, दर्द की टीसें उठती तो कलेजा कटने लगता। सिपाही परे हट गए और सिख इंस्पेक्टर ने कुर्सी मेरे सामने रख ली। कहाँ के रहने वाले हो? उसने अपना खूंखार जबड़ा खोला। सियालकोट का, मैंने कराते हुए कहा। क्या करने आया था? इट लगाने आया था, सरून ने। मेरा जवाब नामुकम्मल ही था कि वो वहशियों की तरह उठकर मेरे गालों पर तमाचे मारने लगा। मेरा सारा मुंह खून से भर गया और कै होने लगी। तमाचे मारते मारते जब वो हाँफने लगा तो मेरे सामने दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। सच सच बता, क्या करने आया था? उसने दोबारा वही सवाल दोहराया और इस मर्तबा उसके जवाब में मैंने जो कुछ किया वो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल गैर मुतवक्के था, मेरे लिए भी हैरान कुन था। मेरे अंदर पकने वाला नफरत और गुस्से का लावा, जिसे मैंने किसी न किसी तरह दबाए रखा था, फट पड़ा और मैंने पूरा जोर लगाकर उसके मुंह पर थूक दिया। मेरी इस हरकत ने उन पर जुनून तारी कर दिया। सिख इंस्पेक्टर तो फटी फटी खूनखार नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा, जबकि दूसरे सिपाही पागल कुत्तों की तरह मुझ पर पल पड़े। वो मेरे सीने और मुंह पर मुक्के मारने लगे। मैं भी दीवाना वार उन पर थूकने लगा। चंद ही सेकंड के बाद ही मेरी गर्दन एक तरफ ढलक गई। इस मर्तबा होश में आया तो मैं किसी दूसरे कमरे में औंधे मुंह लेटा हुआ था। मेरे दोनों हाथ हथकड़ी के साथ पुश्त पर बंधे थे। एक पहरेदार बाहर मौजूद था। मुझे होश में आते देखकर वो चला गया, गालबन किसी को रिपोर्ट करने गया था। थोड़ी देर बाद एक मकरूह शक्ल का डॉक्टर गारू के साथ कमरे में आत्मका। उसने मुझे ठोंक बजाकर मुआयना किया और एक इंजेक्शन मेरे बाजू में लगाकर दफा हो गया। कमरे की सलाखों से बाहर अंधेरा फैला हुआ था। मेरे होंठ जगह जगह से फट गए थे और कपड़ों पर जा बजा खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। पपोटों पर इतनी सूजन आ चुकी थी कि मुझे आंखें खोले रखने में भी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर के जाते ही कुछ और लोग अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे हाथ खोल दिए और उनमें से एक ने मुझे पानी का गिलास भी पीने को दिया। मेरे पेट में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। पानी पीने को दिल तो चाहता था, लेकिन बमुश्किल घूंट घूंट करके मैंने आधा गिलास अंदर उंडेला। अभी तक उन्होंने मुझे मारना शुरू नहीं किया था। उसकी वजह यह नहीं थी कि उन्हें मेरी हालत पर रहम आ रहा था, बल्कि उनकी दांस्त में मेरे मरने का खतरा पैदा हो गया था। अगर मैं मर जाता तो वो तख्ते मश्क किसे बनाते। इस मर्तबा एक प्लेट में उन्होंने मुझे सब्जी और फुलके खाने को ला दिए। खाना उनके मेस का बना हुआ लगता था, लेकिन मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद आधे फुलके से ज्यादा फुलका ना खा पाया। वो सब मुझ पर नजरें जमाए खड़े इस बात का जायजा ले रहे थे कि कहीं मैं एक्टिंग तो नहीं कर रहा। बच्ची खच्ची रोटी वो वापस उठा कर ले गए और करीबन 2 घंटे तक किसी ने मुझे कुछ न कहा। इस दौरान मैं अपने जिस्म से उठने वाली अजियतनाक दर्द की लहरों से पीछा छुड़ाने के लिए तसव्वुर ही तसव्वुर में कहां से कहां पहुंच गया। मेरे सामने मुख्तलिफ चेहरे सवाल बनकर आते और कोई जवाब न पाकर वापस लौट जाते। माँ बाप, बहन, अपना वतन, वहाँ के लोग, अपने स्कूल कॉलेज का ज़माना और पूनम। मैं जाने कहां से कहां पहुंच गया और जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मुझे हकीकत की दुनिया में वापस लाई तो अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। बेख्तियार मेरे हाथ गालों का जायज़ा लेने लगे, जहां जलती आंखों से गरम गरम आंसुओं के कतरे निकलकर बह रहे थे। मुझे अपनी बुज़दिली पर गुस्सा तो आया, लेकिन ये मामला दिल का था, दिल लगी का नहीं। आने वाले बुज़दिल यही समझे थे कि मैं तकलीफ़ की शिद्दत से रो रहा हूँ।
वो बड़े खुश हुए और मुझे धक्के देते हुए फिर उस मुज़ब्बा खाने में ले गए। इस मर्तबा यहाँ पहले वाले लोग नहीं थे। सिविल वर्दी में मलबूस एक आला अफसर मौजूद था और चारों कोनों में 4 दरिंदे मुझ पर नजरें गाड़े इशारे के मुंतजिर थे। बैठ जा। मेरे अंदर घुसते ही उसने पत्थर की कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ इट लगाने आए थे? मेरे बैठते ही उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ जी, मैंने सुकून से जवाब दिया। और वो जो पकड़े गए हैं तुम्हारे रिश्तेदार? उसने भी कर्नल की तरह हवा में तीर चलाया। मेरे रिश्तेदार कभी सरहद अबूर नहीं करते, मैं ही पहली बार आया और पकड़ा गया। मेरे लहजे में वही सुकून छुपा था जिसने एक मर्तबा इस अफीसर के पैर भी डगमगा दिए। तुम शायद नहीं जानते, हमें सच उगलवाना आता है, उसने धमकी देते हुए बाजार संभाला लिया। आप मुझे जान से भी मार डालें, उसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। वो गुस्से में दहाड़ा। मैं खामोश रहा। वो किसी गहरी सोच में मुब्तला दिखलाई दे रहा था। फिर उसने मुझे हुक्म दिया कि तुम वाक़यात सच सच बताओ। मेरे जहन में एक ही बयान की महफूज शुदा टेप चल पड़ी। ये बयान टेप में रिकॉर्ड होने लगा। बयान के खात्मे पर उसने टेप का स्विच ऑफ कर दिया। इस तरह ये सच नहीं बोलेगा, उसने अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। उन्होंने फौरन मेरे हाथ पांव उसी तरह बांध दिए। मेज़ पर लोहे की पतली पतली पेंसिल नुमा सलाखें रखी थीं। अफीसर ने एक दरिंदे को इशारा किया। उसने 2 सलाखें उठाकर मेरे हाथ की उंगलियों में फंसाईं और उन्हें ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। मार खाते खाते मेरा जिस्म बेहिस हो चुका था, लेकिन ये इस कदर अजियतनाक और तकलीफ दे सज़ा थी कि मेरे जिस्म का रवां रवां तकलीफ से फड़फड़ाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। चिल्लाते रहो, जब तक सच नहीं बोलोगे जान नहीं छूटेगी। उसकी कहर आलूद आवाज़ मेरे तारीक होते ज़हन से टकराई और मैं बेहोश हो गया। इस मर्तबा मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल गई। इन 3 दिनों में मुझे नाश्ता बाकायदगी से मिलता रहा। दिन में 2 मर्तबा वो कसाई डॉक्टर आता और उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाकर चला जाता। ये सज़ाएं इतनी अज़ियतनाक थीं कि अच्छे भले बहादुरों का पिता पानी करके रख देती। यहाँ बड़े बड़े सूरमा आते और अपने जराइम का इकरार करके चले जाते। मैं कोई बहुत ताकतवर इंसान नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर बेपाया एतकाद, अपने मिशन की सदाकत पर यकीन और मेरा अज़्म समीम, ये थी वो क़ुव्वतें जिन्होंने मेरे नातवां जिस्म को फौलाद जैसी मजबूती अता कर दी थी। 3 रोज़ के बाद फिर मेरा बयान वही था। पुलिस ने मेरे 2 रिमांड लिए और 1 महीना तक उन्होंने जब अपने सारे सतम मुझ पर आजमा लिए तो जैसे उन्हें मेरे बयान पर यकीन आ गया। उन्होंने सोचा मुमकिन है सोरन सिंह ने सिर्फ नंबर बनाने के लिए ही मुझे जासूस कहकर गिरफ्तार करवाया हो और मैं हकीकत में वही हूँ जो कह रहा हूँ। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।